वेल सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे दोस्तों आप सभी लोग? आए हो आप बहुत अच्छे हो गए और मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। आर यू रेडी? यस। तो एक लंबी सांस लो और कहो जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। आई हम कुछ अच्छा करना है। तो इस बार टैक्सेशन में 80 पार और जीएसटी में 40 पार। तो चलिए दोस्तों, हमारा अभी ये जो रैपिड क्वेश्चन एयर का डिस्कशन जो चल रहा है हमारा, तो रैपिड क्वेश्चन का ये हमारा सेशन में हम डिस्कस करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसके पहले के सेशन आपने देख लिए होंगे और नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट दी है। वो प्लेलिस्ट आपने अच्छे हमारे टॉपिक हो गए हैं आईटीसी और एग्जामिशन, उसके क्वेश्चन डिस्कशन जरूर देख लेना। और आप साथ साथ में हमारा आरआर रैपिड रिवीजन 4.0 जो ऑलरेडी हमने अपलोड करके रखा हुआ है, उसके वीडियोस आप ऑलरेडी देख रहे होंगे। रिवीजन के साथ क्वेश्चन एयर कर लो तो इससे अच्छा क्या होगा। तो चलिए, और आपको ये क्वेश्चन और डिस्कशन अच्छे लग रहे होंगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे एफर्ट्स का यहाँ पे आपका रिएक्शन जो है हमें और मोटिवेट करता है। तो चलिए दोस्तों, कमेंट भी दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आज चैप्टर चालू करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई में जो क्वेश्चंस आते हैं 7 मार्क्स 8 मार्क्स के लिए, और जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके पास मेरा क्वेश्चन एयर होगा तो पहले जो है क्वेश्चन एयर के 14 क्वेश्चंस, वो छोटे छोटे क्वेश्चंस है, वो आपने देख लेना। हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे 15 क्वेश्चन नंबर 15 से, और आपको मैं प्रेजेंटेशन सिखाऊंगा स्पेशली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में, क्योंकि इस बार आपके एग्जाम में मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो स्पेसिफिकली उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब जैसे हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्वेश्चन नंबर 15 किया। 15 मैंने बोला था एक बार घर पे ट्राई करके आना, जो आपने बिल्कुल भी किया नहीं होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। स्क्रीन पे क्वेश्चन देखो। अगर आपने, क्योंकि सॉल्यूशन तो मैं दे रहा हूं इसलिए आप क्वेश्चन स्क्रीन पे देखो, और यहां सॉल्व कैसे करना है मैं आगे बताऊंगा। मेसेस ओके, एक बार फिर से जो ऑनलाइन स्टूडेंट कनेक्टेड है, हम क्वेश्चन एयर में वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्वेश्चन नंबर 15 पे। मेसेस फ्लो प्रो और रजिस्टर सप्लायर sold a machine to BP Limited. It provides the following information in this regard. Price of the machine, ब्रैकेट में ध्यान से पढ़ना, excluding taxes and other charges mentioned, excluding, ठीक है। जिसके पास प्रिंट आउट है वो excluding पे अंडरलाइन करे। टैक्सेस एंड अदर चार्जेस, मतलब इस प्राइस में टैक्सेस कवर्ड नहीं है और अदर चार्जेस भी इंक्लूड नहीं है। 25,000 अदर चार्जेस में बोल रहे हैं वो 2 से लेके 3 तक, मतलब वो क्या एक्सक्लूड नहीं है? क्या एक्सक्लूड है बेटा? नहीं, टैक्सेस तो सारे है और चार्जेस सिर्फ 2 और 3, ठीक है। 25,000। नाउ 2 दिया है थर्ड पार्टी पेमेंट इंस्पेक्शन चार्जेस, सॉरी थर्ड पार्टी पेमेंट नहीं, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन चार्जेस, such charges payable by Mr. Flow Pro but the same has been directly paid by BP Limited. पहले तो प्रॉब्लम देख के बताओ, who is the supplier? Flow Pro सप्लायर है और बीपी रिसिपिएंट है। मुझे बताओ सेकंड पढ़ के क्या फील आ रहा है? चार्ट सामने रखो, लायबिलिटी सप्लायर की थी, पेड बाय रिसिपिएंट, तो क्या ये ऐड किया जाएगा? यस और नो? और वो कह रहे प्राइस में इंक्लूडेड नहीं है तो ये ऐड किया जाएगा। उसके बाद में थर्ड, फ्रेट चार्जेस फॉर डिलीवरी ऑफ मशीन, मिसेस फ्लो प्रो हैज अग्रीड टू डिलीवर द गुड्स एज बीपी लिमिटेड प्रीमाइसेस। एक मिनट, मुझे बताओ ये फ्रेट चार्जेस में एक्स फैक्ट्री सेल है या बायर प्लेस सेल है? एक्स फैक्ट्री होता तो ऐड नहीं होता, क्योंकि उसने जिम्मेदारी नहीं लिया। समझ में आ रहा है? एक्स फैक्ट्री और एक्स शॉप, ये बायर प्लेस है, मतलब एनी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, तो 215 बी में ऐड होगा। सॉरी नहीं, सेकंड वाला 15 बी में ऐड होगा और ये 15 सी में ऐड होगा। समझ में आया? इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। फोर्थ देखो, फोर्थ है सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द सेल ऑफ मशीन अंडर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक मिनट, सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस। अरे लिंक टू द प्राइस है भाई साहब, लिंक टू द प्राइस है, उससे कोई लेना देना नहीं है, गवर्नमेंट से है, ऐड नहीं होगी। अब मैंने कम से कम 10 बार ये बोल दिया होगा, कंसिडरेशन में भी बोला, यहां पे भी बोल दिया। इसके बाद भी अगर आपको याद नहीं रहता है तो आपकी मर्जी। ओके, तो ये ऐड नहीं होगा।
ठीक है, अब यहां पे डिस्काउंट 2% ऑफर्ड टू बीपी लिमिटेड ऑन द प्राइस मेंशन, ओके, अच्छा डिस्काउंट बेस प्राइस पे दिया गया, ओके, एंड रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, मतलब एट द टाइम ऑफ सप्लाई दिया गया 15(3)(a). 15(3)(a कहता है कि एट द टाइम ऑफ सप्लाई दिया एंड रिकॉर्डेड इन इनवॉइस, तो वो केस में उसका डिडक्शन मिलेगा बेस प्राइस का। अच्छा, आपको कौन से प्राइस पे दिया, जो 1 अबव है, 1 अबव मतलब 25,000, ओके, यहाँ पे तो आपको जहां तक देखा जाए डिस्काउंट का डिडक्शन मिलेगा। प्रेजेंटेशन कैसा होगा, ओके, जब आप मेरा क्वेश्चन भी पढ़ोगे ना तो प्रेजेंटेशन देखना और सोचना कि इसको क्या मैं और कुछ सिंपल कर सकता हूं मेरे फॉर्मेट में जो मैंने सीखा है, जो मुझे कंफर्टेबल है। अदरवाइज ये प्रेजेंटेशन होगा तो ये प्रेजेंटेशन भी ठीक है। हम कैसा करते थे बताओ, अगर आंसर आप नहीं देख रहे हो, ओके, एक मिनट, जैसे जब ये न्यूमेरिकल, अब ये क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिख रहा है या न्यूमेरिकल बेस्ड दिख रहा है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन दिख रहा है, तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में ओके आप लीगल प्रोविजन की जगह रिमार्क्स ज्यादा यूज कर सकते हो, समझ में आया क्या, रिमार्क्स, और उसमें अगर आपके 3 कॉलम बढ़ जाते हैं, क्यों कॉलम बढ़ जाते हैं, IGST, CGST, SGST, तो फिर रिमार्क में नोट नंबर 1 2 3 ये करके भी आप नीचे आंसर लिख सकते हो, नीचे सॉरी नोट्स लिख सकते हो। ये बात समझना कि यहां प्रॉब्लम बहुत इजी लगेंगे, ओके, पर आपको मार्क्स कंप्यूटेशन पे नहीं है, आपको मार्क्स उसके नोट्स पे, नोट्स कितनी प्रिसाइज लिखते हो उसके ऊपर आईडीटी में मार्क्स है, ठीक है। कॉम्पिटिशन बहुत इजी आईडीटी के, समझ में आया क्या, पर कंपटीशन में आपको अगर आपने आंसर टैली भी हो गया और मैच भी कर दिया ना और कैलकुलेटर पे करके देख लिया, जिसने आईडीटी के प्रॉब्लम कैलकुलेटर पे किए वो सबसे बड़ा बेवकूफ, क्यों, क्योंकि उसको अगर वो मैच भी कर दे तो भी 5 में से 1 मार्क मिलेगा अगर तुम्हारा आंसर सही आया तो, जब तक आप नोट्स लिखकर नहीं देखोगे। मैं तो ये कहूंगा कि कंपटीशन मत करना, प्रेजेंटेशन तैयार करना, ओके, मतलब कैसा मैं टेबल बनाऊंगा और नोट्स पे प्रैक्टिस करना रादर देन दिस कंपटीशन। कंपटीशन बहुत ईजी है, समझ में आया क्या। तो दूसरी बात मैं आपको ये कहूं कि यहां पे अब मुझे बताओ, ये प्रॉब्लम पढ़ने के बाद ये प्रॉब्लम सीए इंटर मॉक टेस्ट पेपर में, स्टडी मैट में, एग्जाम में आ सकता है। दूसरी बात आपको ये कह दूं कि यहां पे ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में कोई इंट्रा इंटरेस्ट रेट दिया है या सिंपल टैक्सेबल वैल्यू निकालना है, क्या निकालना पड़े हमको, ओके, यहां बोला डिटरमाइन वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, मतलब हमें जीएसटी निकालना नहीं है, मतलब हमारे कितने कॉलम्स हो गए, पर्टिकुलर्स, टैक्सेबल वैल्यू इन रुपीज एंड रिमार्क। रिमार्क के लिए आप कंफर्टेबल स्पेस दो, ठीक है, रिमार्क के लिए वही रिमार्क लिख के खत्म कर देंगे। अब यहां पे फिर सर ये बताओ कि कब लीगल प्रोविजन और टेबल बनाना, ओके, कभी कभी क्या हो जाता है कि लीगल प्रोविजन कॉमन होती है पर ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, तो फिर कभी कोई लीगल प्रोविजन कॉमन है कि जो सबके लिए लागू होगी, जैसे आरसीएम में लीगल प्रोविजन लिख दिया और अलग अलग पैरामीटर पे सॉल्व किए, समझ में आया क्या, तो वहां आप पहले लीगल प्रोविजन लिखो फिर टेबल में रिमार्क्स लिखो, इंडिविजुअल रिमार्क्स लिखो, वो ज्यादा बेटर है। पर यहाँ पे हम रिमार्क में कवर सेक्शन कवर कर सकते हैं क्योंकि सबके लिए कॉमन नहीं, सबसे क्लॉज अलग अलग, किसी के लिए बी है किसी के लिए सी है, तो फिर ये रिमार्क में कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आपको टाइटल देना है, चलो सॉल्व करो। मेरे पास पेन नहीं है बेटा, पेन आ रहा है तब तक, ओके, मैं जो डिक्टेट कर रहा हूं उसके बेस पे सॉल्व करो, ठीक है। आप टेस्ट में पूछा था एग्जैक्टली सेम, तो चेक कर लो आप, ओके, चेक कर लो, चलो 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 सॉल्व करो नाउ। यहां पे डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। अब जब आप इलस्ट्रेशन में लिखोगे तो इलस्ट्रेशन में लिखते वक्त क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर डाल दो, तो वहां लिख देना क्वेश्चन नंबर 15, चैप्टर वैल्यू ऑफ सप्लाई वीओएस, क्वेश्चन नंबर 15। आपको क्वेश्चन के क्वेश्चन कैसे पढ़ना, कोड कैसे पढ़ना समझ में आता है ना, पहला 2 डिजिट ये एचएसएन कोड है, एचएसएन कोड है, पहले 2 डिजिट्स चैप्टर, उसके बाद में कंसेप्ट नंबर, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर है, और लास्ट में ने सब क्वेश्चंस कभी मुझे ऐड करने पड़े तो उसके लिए रखा है, कभी रिलेटेड सब क्वेश्चंस ऐड करने पड़े तो एक्स्ट्रा उसके लिए रखा है, डन। चलिए यहां पे लिखो पर्टिकुलर्स टैक्सेबल वैल्यू इन रुपीस, पर्टिकुलर्स टैक्सेबल वैल्यू इन रुपीस, टैक्सेबल वैल्यू इन रुपीस, और रिमार्क्स, फर्स्ट लिखो प्राइस ऑफ द मशीन, और ये टेस्ट में अगर मैंने पूछा होगा तो थोड़ा अपने आप को सेल्फ असेस कर लेना
कि आपने सही, मैं जैसा प्रेजेंट कर रहा हूं सही लिखा या नहीं लिखा। ठीक है, प्राइस ऑफ द मशीन 25,000, 25,000। और यहां पे रिमार्क में लिखो एज पर सेक्शन 15(1). ये बताओ बेस प्राइस हम कौन से सेक्शन 15(1) से ना एक्चुअल प्राइस, अरे है ना, एज पर सेक्शन 15(1) वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई shall be transaction value, shall be transaction value, that is actual price, that is actual price। अब सर इसमें लिखना क्या, दे आर नॉट रिलेटेड सोल कंसिडरेशन, जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर रिलेटेड के बारे में कुछ लिखते तो हम बोलते, समझ में आया, बस इतना लिख दिया, दैट्स इनफ। सेकंड लिखो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन से ऐड लिखो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन चार्जेस, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन चार्जेस, सॉरी नहीं, नीचे भी किया डिस्काउंट, डिस्काउंट यहां पे भी किया डिडक्ट तो भी चलेगा, नीचे भी किया तो भी डिडक्ट चलेगा, चलो नीचे कर देंगे। अब यहां पे भी किया तो अच्छा होता, पर ठीक है नीचे कवर कर लेंगे उसको, नीचे कवर कर लेंगे। ऐड वो सही कह रहा है, पहले डिस्काउंट ले लिया ज्यादा बेटर होता है, मतलब नेट प्राइस निकल जाती है, फिर एडिशन करते बैठेंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब हमने लिख लिया है तो डिस्काउंट नीचे भी कर लिया तो भी चलेगा। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन चार्जेस ऐड करो 5,000, 5,000 लिखो एज पर सेक्शन 15(2)(b), एज पर सेक्शन 15(2)(b), एनी पेमेंट मेड बाय बायर for which supplier is liable, बहुत ही सिंपल वर्ड में, for which क्या, supplier is liable, देखो बहुत ही सिंपल वर्ड में लिखा रहा हूं, for which supplier is liable and not included in price, and not included in price, then it should be added in taxable value, then it should be added in taxable value, then मैं बहुत सी बार जब लिखवाता हूं तो सिंपल वर्ड यूज कर रहा हूं, एक मैसेज दे रहा हूं, क्या है, तुम वर्डिंग्स वैसे नहीं लिखो, ओके देयर शुड बी अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन ऑफ द सप्लायर एंड पेड बाय द बायर, उसके जगह सप्लायर इज लायबल अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो। ये टेक्निक डेवलप हो जाए तो ये एग्जाम ही बहुत आसान है कि कैसे अपने ओन वर्ड्स में, पर पॉइंट्स कवर होने चाहिए, पॉइंट्स कवर होने चाहिए, ओन वर्ड्स में लिखे जा सकता है। डन, ओके चलिए, ये आपने लिखा। नेक्स्ट फ्रेट चार्जेस लिखो, फ्रेट चार्जेस 2,000, रिमार्क पे लिखना 2,000। अब इसमें लिखना कैसे, आपको तो एक ही वर्ड याद आएगा, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, नहीं, ओके पूरा प्रॉपर, एनी, पहले सुन लो, मैं सिंपल वर्ड में, एनी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, नहीं याद आ रहा इंसिडेंटल वर्ड, एनी अमाउंट चार्ज बाय द सेलर फॉर द सप्लाई टू द बायर एट द टाइम ऑफ सप्लाई, दैट्स ऑल, शैल बी एडेड इन ट्रांजैक्शन वैल्यू। कितना ये प्रैक्टिस जितना करोगे ना कि यार ये मुझे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स लग रहे हैं, सिंपल क्या करो, छोड़ना नहीं, छोड़ा कि इंटरेस्ट गया, वो छूटा कि फिर दिमाग में वो चलते रहता, वो छूट गया, फिर धीरे धीरे वो टॉपिक हार्ड, फिर धीरे धीरे चैप्टर हार्ड, फिर धीरे धीरे सब्जेक्ट हार्ड, समझ में आया ना, साइकोलॉजी जबरदस्त काम करती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, उसको हाथ लगाने का ही मूड नहीं करता है, हाथ लगाने का ही मूड नहीं करता है। इसलिए जहां अब देखो पूरे चैप्टर में एक आधा पेज टफ होता है, लेकिन वो चैप्टर का मन ही उड़ जाता है कि नहीं यार छोड़ दे, इसको नहीं पढ़ते, अटैक कर दो वो फर्स्ट एक पेज को, इतना सिंपल कर दो कि वो बाकी का चैप्टर तुम्हारा उसका, भाई साहब वो बाकी चैप्टर की छोड़ रहे हो, समझ में आ रहा है। कभी कोई अकाउंट है, कॉस्टिंग है, एक दो प्रॉब्लम टफ होने की वजह से चैप्टर से डर लगने लगता है, कॉस्टिंग में तो ऐसा होता है। ओके, एक दो प्रॉब्लम पर मैं आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक बताऊंगा, वो दो प्रॉब्लम को छोड़ के बाकी पूरा अच्छे से करना, और वो दो प्रॉब्लम कितना इजी वे में हो सके, बार बार उसको करना, इतने बार करना कि इजी हो जाए, समझ में आया क्या, पर पूरा चैप्टर टफ मत कर देना उसके वजह से। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे, वेरी गुड, ओके, सो यहां लिखो रिमार्क में,
रिमार्क में लिखो, बहुत ही सिंपल वर्ड में लिखवा रहा हूं, बाकी तो क्वेश्चनर में दिया ही है मैंने। लिखो, इंसिडेंटल वर्ड भी यूज नहीं करता हूं मैं। एनी अमाउंट चार्ज, सॉरी, एज पर सेक्शन 15(2)(c, एज पर सेक्शन एनी 15(2)(c, ओके, सेक्शन 15(2)(c), जेट लैग चालू है अभी तो सेक्शन 15(2)(c, एनी अमाउंट चार्ज, अगर किसी को लिखना होगा तो एनी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, और थोड़ा एडवांस लेवल पे, एनी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस चार्ज बाय द सेलर, बाय द सेलर टू द बायर, टू द बायर at the time of supply, at the time of supply is includable in transaction value. हाँ, चलिए, व्हाट अबाउट सब्सिडी। अब सब्सिडी दो तरीके इसके, सब्सिडी जो है ऐड नहीं होगी, ये तो क्लियर है। अब हमारे टेबल में लो ही मत और नीचे नोट डाल दो, ठीक है, सब्सिडी का नीचे नोट डाल दो। पर मैं इससे अच्छा प्रेजेंटेशन में कहूंगा कि लेकर नहीं लिखो, क्योंकि जो इवैल्यूएटर है उसको दिख जाएगा तब के तब। समझ में आया क्या? ओके, तो लिखो, मैं कहूंगा जैसा अभी देखो क्वेश्चनर में मैंने लिया ही नहीं और उसका नोट डाला है। समझ में आया क्या? पर मैं इसको बदलता हूं। ओके, मैं बदलता हूं, मैं ये कहता हूं, मैं अपने ही क्वेश्चनर को बदलूंगा और आपको सिंप्लीफाई करके दूंगा। मैं कहूंगा कि इसको लो टेबल में और नील लिखो, सो दैट इवैल्यूएटर को वहीं के वहीं दिख जाए। समझ में आया ना? लिखो, सब्सिडी, सब्सिडी फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, सब्सिडी फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। नील, हाँ, रिमार्क लिखो, एज पर सेक्शन 15(2)(e, एज पर सेक्शन 15(2)(e, सॉरी ऐसे लिखना, only the subsidy, only the subsidy linked to the price, linked to the price other than government, underline the word other than government, is includable in taxable value, is includable in taxable value, full stop. In given case, subsidy is received from the government, hence not added in taxable value. अब आपका सवाल होगा कि सर मैं अगर ऐसा लिखता तो सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट नॉट इंक्लूडेबल इन वैल्यू, मैं अगर इवैल्यूएटर हूं तो फिर मैं कहूंगा कि आपने आंसर अधूरा दिया। ओके, मुझे ये नहीं चाहिए कि गवर्नमेंट की ऐड नहीं होगा, वो तो बच्चा भी जानता है। अरे है ना, मुझे ये बताओ कि बाकी ऐड होती है और गवर्नमेंट की ऐड नहीं होती है, मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा आपसे। समझ में आया क्या? तो ये था। और लास्ट डिस्काउंट लिखो, डिस्काउंट, लेस डिस्काउंट, लेस डिस्काउंट, ब्रैकेट में लिखो 2% ऑफ, ब्रैकेट भी चाहिए, मार्क्स है उसके ऊपर, ब्रैकेट में लिखो 2% ऑफ किसका? 25,000, डिस्काउंट, ठीक है। और यहां पे डिस्काउंट कितना? 2%, कितना आ रहा है? 500। डिस्काउंट का नोट क्या देंगे? हाँ, एज पर सेक्शन 15(3)(a, as per section 15(3)(a, any discount is given at the time of supply, any discount is given at the time of supply, then it is deductible from क्या? वैल्यू, वैल्यू। आपने इतना लिख दिया, पर इवैल्यूएटर और एक पॉइंट एक्सपेक्ट करता है आपसे, ओके, और वो
कि इट शुड बी रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। समझ में आया क्या? इट शुड बी क्या? रिकॉर्डेड इन द, जिसने ये लिखा वो और खुश हो जाएगा कि बॉस इसने और एक पॉइंट जो जरूरी था, क्योंकि जो इनवॉइस में रिकॉर्ड होना जरूरी। प्रोवाइडेड दैट, आगे लिखो, प्रोवाइडेड दैट it should be recorded in invoice, recorded in invoice. Then taxable value निकालो, इतनी आनी चाहिए 31,500, आपकी टैक्सेबल वैल्यू 31,500। रिमार्क्स इतने क्लियर लिखे तो जाके मार्क्स आते हैं, ठीक है। अब एक सवाल है और मैं ये जरूर लेना चाहूंगा कि सर ये बताइए कि जो सब्सिडी है, ओके, जैसे इसमें मैंने सब्सिडी का पॉइंट यहां दे दिया, यहां से ज्यादा मैं ठीक समझता हूं कि सब्सिडी का सेपरेट बनाओ और वो सब्सिडी के सामने। तो मैं क्वेश्चन में जैसे प्राइस ऑफ द मशीन, यहां प्रॉपर रिमार्क जो मैंने लिखा के दिया है, मैंने आंसर, सजेस्टेड आंसर जैसे मटेरियल में दिया वैसा उठाया है, लेकिन मैं आपको यह सिखाना चाहता हूं कि भाई साहब मटेरियल और उससे भी अच्छा, बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं। समझ में आया क्या? जैसा आपका दिया मॉक टेस्ट पेपर में मटेरियल में वैसा का वैसा लिया हुआ है, पर मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि इसमें मत अटको कि सब्सिडी यहीं क्यों लिखा। मैं कहूंगा यहां से लिखने के बजाय तो आप सब्सिडी का पॉइंट अलग क्रिएट करो, वो ज्यादा आपके लिए बेटर है। समझ में आया? यहां तो लिखो कि प्राइस शुड बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू। दूसरी बात, सर हम ये क्यों ना समझे कि दिस प्राइस इंक्लूड सब्सिडी? बिल्कुल सही सवाल है, ओके। और इस प्राइस से डिडक्ट करे, ये प्राइस से डिडक्ट करे, ऐसा क्यों ना समझे? यहां पे नीचे क्लियर दिया है नोट, प्राइस ऑफ द मशीन इज नेट ऑफ सब्सिडी। नेट ऑफ सब्सिडी का मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब जो ऊपर की प्राइस दी है सब्सिडी डिडक्ट करने के बाद दी है। थैंक यू कहो। क्यों? क्योंकि वो अगर वो टोटल देते, आई रिपीट, अगर वो टोटल देते तो हम डिडक्ट करते, पर उसने टोटल नहीं दिया, उन्होंने नेट दिया है। नेट दिया है तो हमको डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया क्या? तो यहां पे उन्होंने खुद ही दिया है नेट ऑफ सब्सिडी, इसलिए हमने नील वो डिडक्ट नहीं किया। चलो, यहां तक समझ में आया क्या? चलिए, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 पे, अब क्वेश्चन नंबर 16 में ये क्वेश्चन भाई साहब सीए इंटर नवंबर 20 एग्जाम में पूछा था। ये क्वेश्चन नेक्स्ट 10 मिनट्स मेरे साथ ऐसे सॉल्व करना जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, और योर लाइफ ऑन स्टेक। अगर आपने मार्क्स गमा दिए तो 6 महीना आगे बढ़ जाएगा। इस फीलिंग के साथ बैठो मेरे साथ अभी क्लास में, और ये सॉल्व करना है। ये समझा नहीं समझे? चलो, सबसे पहला स्टेप, जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आया पहले एक बार फास्ट में पढ़ लेना, करना क्या है वो देख लेना, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन के एडजस्टमेंट को एब्जॉर्ब करेंगे। आर यू रेडी? ऑनलाइन सारे स्टूडेंट रेडी है? ठीक है बेटा, मयंक डोंट गेट कंफ्यूज। जब उन्होंने क्लियर बोला है ऊपर वाले प्रॉब्लम में, ओके, ऊपर वाले प्रॉब्लम में कि डिस्काउंट ऑन अबव प्राइस, तो चुपचाप अबव प्राइस, उसमें एडिशनल दिमाग मत लड़ाओ। सर सब्सिडी ऐड करके डिस्काउंट होता, तो जब उन्होंने 1 वाले प्राइस पे डिस्काउंट बोला तो 1 पे ही निकालना, दैट इज क्या? 25,000, दैट्स ऑल। चलिए आ जाइए। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू, पहले मेरे साथ सभी पढ़ लेंगे। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू वन ऑफ द मशीन सोल्ड एसक्यूएम लिमिटेड टू एसीडी लिमिटेड। लिख दो रफ में, सप्लायर कौन? आप रफ डायरी होगी तो मेरे साथ एनालिसिस करो, ओके। और एग्जाम में आप नीचे बॉटम में लाइन खींच के रफ वर्क कर सकते हो, अरे है ना, और वहां टाइटल दे देना क्या? रफ वर्क, या साइड में रफ वर्क का टाइटल देके कर सकते हो, और जरूर करना मेरे साथ ये, और एग्जाम में भी करना, बहुत काम का है। चलो मेरे साथ रफ वर्क चालू कर दो। तो सप्लायर लिखो, बट सप्लायर के सामने लिख दो, कौन है सप्लायर? हाँ, एसक्यूएम लिमिटेड, डू इट फास्ट, ओके। सप्लायर, रिसिपिएंट कौन है? एसीडी लिमिटेड, रिसिपिएंट एसीडी लिमिटेड। हाँ, नेक्स्ट मंथ कौन सा है? लिखो मंथ, हाँ मंथ है फेब, ओके फेब। चलिए बाद में लिखो रफ वर्क में लिस्ट प्राइस कितनी दी है? लिखो लिस्ट प्राइस 9,50,000। रफ में लिखो लिस्ट प्राइस 9,50,000। ब्रैकेट में लिखना एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट। फर्दर, फॉलोइंग एडिशनल अमाउंट चार्ज
अच्छा, एडिशनल अमाउंट चार्ज हुई है, म्युनिसिपल टैक्सेस चार्ज ऑन द मशीन कितना 45,000. आउटवर्ड फ्रेट चार्जेस, कॉन्ट्रैक्ट वाज टू डिलीवर्ड मशीन एट एसीडीज फैक्ट्री एज एसीडीज फैक्ट्री. मतलब जो डिलीवरी है बाय डेस्टिनेशन है या एक्स फैक्ट्री है? कैसे? एसीडीज फैक्ट्री लिखा है यानी बाय डेस्टिनेशन है. क्लियर? ओके चलो. अब एडिशनल इंफॉर्मेशन, एसक्यूएम लिमिटेड नॉर्मली गिव्स इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड. इंटरेस्ट वो पूरा याद करना, डेबिट नोट नहीं याद आया. जो मंथ में इंटरेस्ट मिलेगा उस मंथ में टैक्स आएगा, बट इट्स अ पार्ट ऑफ वैल्यू. इट्स अ पार्ट ऑफ वैल्यू अंडर सेक्शन 15(2)(d. कुछ याद आया क्या? हाँ, उसका डेबिट नोट जाएगा. डेबिट नोट जीएसटीआर 1 में अपडेट होगा. कुछ याद आ रहा है आपको? हाँ. एसक्यूएम लिमिट नॉर्मली गिव्स इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड ऑफ 30 days फॉर द पेमेंट. आफ्टर दैट इट चार्जेस इंटरेस्ट 1% per month or part thereof on list price. AC Limited paid the supply after 45 days, but SQM Limited where the interest. क्या बात है, बहुत ही अच्छे एडजस्टमेंट. नेक्स्ट भाई, और इंटर लेवल पे पूछा. नेक्स्ट पढ़ तो लेते हैं. SQM Limited receives 50,000 as a subsidy from one non-government organization. Subsidy from one non-government organization on sale of machine. Feel like you are sitting in examination hall. ठीक है, वो फील आना ही चाहिए. नाउ एसक्यूएम लिमिटेड, बिल्कुल डिपेंडेंसी मेरे पे मत डालो कि सर समझा देंगे, खुद कोशिश करो. यहां पे ऑन सेल ऑफ सच मशीन, सब्सिडी वाज लिंक्ड टू द प्राइस ऑफ द मशीन एंड आल्सो नॉट कंसीडर्ड इन द प्राइस. वाज नॉट लिंक्ड टू द प्राइस. ओके, फील लाइक यू आर सिटिंग इन एग्जामिनेशन हॉल. पढ़ने में भी गलती नहीं होनी चाहिए. ठीक है. एंड नॉट कंसीडर्ड इन द लिस्ट प्राइस. एसी लिमिटेड डिडक्टेड डिस्काउंट. ACD Limited deducted discount 15,000 at the time of final payment, which was not as per the agreement. SQM Limited collected 9,500 as a TCS. TCS. Okay, under provision of Income Tax Act. Compute the value of taxable supply as per provision of GST law. आपको सिर्फ अच्छा निकालना क्या है, GST या ओनली वैल्यू? GST निकाल के देना है या वैल्यू? वैल्यू बोला तो ओनली 3 कॉलम्स ऑफ द टेबल. 3 कॉलम्स ऑफ द टेबल यानी क्या? पर्टिकुलर टैक्सेबल वैल्यू एंड रिमार्क. और अगर जीएसटी बोलते तो हो सकता फिर, और उसमें इंटरस्टेट होता तो फिर टेबल हमारा बढ़ जाता. अरे आया ना. नाउ compute the value of taxable supply as per GST law, considering that price is the sole consideration for supply and both parties are unrelated to each other. Thank you. क्यों थैंक यू? क्योंकि उन्होंने खुद ही कह दिया they are not related and price is sole consideration. Correct legal provision should form a part of your answer. भाई साहब, जब क्वेश्चन में ये लिखा होता है ना करेक्ट लीगल प्रोविजन, तब तो आपको सेक्शन रेफरेंस देने पड़ते हैं. सर अगर नहीं दिए तो आपको आउट ऑफ 5 3 मिलेंगे अगर आंसर सही है. और अगर आपने सेक्शन रेफरेंस दिए 15(2)(a)(b)(c), समझ में आया क्या? तो ऐसे सिचुएशन में आपको पूरे मार्क्स आएंगे. 2 मार्क्स उन्होंने आपके सेक्शन पे रखे, पर अगर आपने सेक्शन कोट नहीं किए तो पूरे मार्क्स नहीं जाते. आपको 3 मार्क्स तो आ जाएंगे अगर आपका आंसर और रिमार्क सही है तो. यस और नो? ओके, तो चलिए अब आप कैसे करोगे, सॉल्व करो. कैसे स्टार्ट करोगे? कैसे स्टार्ट करोगे? क्वेश्चन नंबर मैं फिर से बता दूं, क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ द क्वेश्चन है. ठीक है. हाँ, लिखो. डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू फॉर द मंथ ऑफ फेब 20XX ऑफ एसक्यूएम लिमिटेड. फास्ट, तुम्हारे पास ये क्वेश्चन आएगा 5 मार्क के लिए. देखो टाइम का अरेंजमेंट कैसा होगा, सुनो टाइम का अरेंजमेंट कैसा होगा, और मेरे साथ वो फिल करना है. 5 मार्क के लिए टोटल 3 घंटे का पेपर होगा. समझ में आया क्या? 3 घंटे में 15 मिनट्स अलग कर दो, यानी 160 मिनट्स लेता हूं मैं आपकी इफेक्टिव. ओके, तो क्योंकि 15 मिनट्स इसलिए कभी कोई क्वेश्चन गलती होगी, रिपीट हो गया, अरे है ना, तो मैं 160 मिनट्स डिवाइडेड बाय 100, यानी आपके पास कितना है 1.6 मिनट फॉर 1 मार्क. समझ में आया? अगर ये 5 मार्क का है तो इंटू 5, यानी ये आपका 8 to 10 मिनट्स में खत्म होना चाहिए. ये समझ में आया? चलो लिखो फटाफट. क्या लिखा आपने? कॉम्पिटिशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू फॉर द मंथ ऑफ फेब एंड जीएसटी पेबल मत लिखना, मार्क कट जाएगा, आदत मत लगाना, जो पूछा वही. एंड जीएस सॉरी, कॉम्पिटिशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू फॉर द मंथ ऑफ फेब. चलो लिखो, पहले लिखो लिस्ट प्राइस. कितनी है लिस्ट प्राइस? 9,50,000. 9,50,000 आपकी लिस्ट प्राइस आएगी. प्रॉब्लम बहुत इजी है बेटा, सिर्फ आपके रिमार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, 9,50,000 लिखो. रिमार्क में फटाफट खुद ही करो एज पर सेक्शन 15(1), ऊपर वाला रिमार्क कॉपी करो.
मेरा वेट मत करना। एज पर सेक्शन 15(1) वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी ट्रांजेक्शन वैल्यू दैट इज प्राइस एक्चुअल प्राइस पेड और पेएबल। सर सबसेक्शन याद कैसे रखे? मेरे साथ मेरे जैसा चार्ट का प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगी। कोई अगर मैं कहूं सेक्शन 7(1)(b) क्या है? सेक्शन 7(1)(b) सेक्शन 7(1)(b) इंपोर्ट ऑफ सर्विस। भूल गए क्या? विथ कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन। विथ कंसिडरेशन में 7(1)(a), 7(1)(b) कुछ याद है आपको? चलो सेकंड लिख लिया आपने। कोशिश करोगे ये बार बार निकालोगे रफ में चार्ट तो याद आ जाएगा। नाउ दूसरा सेकंड, और मुझे बताओ म्युनिसिपल टैक्सेस ऐड हो गए? स्टेप बाय स्टेप चलो। म्युनिसिपल टैक्सेस ऐड हो गए, चलिए तो क्या रेफरेंस आएगा? 15(1)(a), 15(2)(a) लिखो। म्युनिसिपल टैक्सेस ऐड करो 45,000। म्युनिसिपल टैक्सेस ऐड करो 45,000। 15(2)(a तो लिखो एज पर सेक्शन 15(2)(a), एज पर सेक्शन 15(2)(a all taxes or duties, all taxes or duties except GST, except GST if separately charged, ये वर्ड समझा क्या? if separately charged then it is includable in value of, then it is includable in taxable value, includable in taxable value। अच्छा मुझे बताओ थोड़ा मैं अगर पेपर सेट करता तो आपको कंफ्यूज कर देता। ओके मैं लिखता म्युनिसिपल टैक्सेस बट नॉट कलेक्टेड फ्रॉम द बायर 45,000। मैं लिखता म्युनिसिपल टैक्सेस नॉट कलेक्टेड फ्रॉम द बायर 45,000, या एक मिनट ऐसा लिखता म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय सेलर बाय ओन बट नॉट कलेक्टेड फ्रॉम बायर, तो भी ऐड होगा क्या? नहीं नहीं, वर्ड है सेपरेटली चार्ज। बायर को चार्ज किया होगा तो ही ऐड होगा। समझ में आया? मतलब सेलर ने अपने पॉकेट से दिया तो ऐड नहीं होगा, इसलिए तो वो वर्ड लिखवाया क्या? सेपरेटली चार्ज। समझ में आया क्या? तो ऐसे केस में, पर यहां ऐसा नहीं दिया, यहां लिखा है कि म्युनिसिपल टैक्स से चार्जेबल ऑन द मशीन, मतलब उसने चार्ज किया है। समझ में आया? ओके 45,000 ऐड किया आपने। नेक्स्ट आउटवर्ड फ्रेट चार्जेस। आउटवर्ड फ्रेट चार्जेस किस में आता? हाँ आउटवर्ड फ्रेट है ना, चार्ज किया ना, चार्ज दिखा, चार्जेस दिखा। जब तक 15(2) भी तब तक मत लाना जब तक ये ना लिखा हो कि पेड बाय द बायर, ओके फॉर सप्लायर इज लायबल। जब तक ये जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में क्लियर लिखा था, क्या लिखा था? ओके ऐसा क्लियर चाहिए। कैसा? ऊपर वाले क्वेश्चन में थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन चार्जेस, कुछ याद आया क्या? ऐसे क्लियर वर्ड चाहिए तो भी आता है पिक्चर में, तब तक भी पिक्चर में नहीं लाना। ओके ये चार्जेस है, एक्स्ट्रा चार्ज हुए है तो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है। समझ में आया ना? तो लिखो ऐड करो 65,000 ऐड करो। लिखो एज पर सेक्शन 15(2)(c एनी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस चार्ज बाय द सेलर, any incidental expenses charged by the seller to the buyer at the time of supply, then it is includable in value of supply. Charged by the seller to the buyer at the time of supply, then it is includable in value of supply. Value of supply. Full stop. In given case, delivery is given at buyer's place. Delivery is given at buyer's place. Hence, it is includable in taxable value. अगर यहां पे hence it is includable in taxable value. मुझे बताओ अगर यहां पे एक्स फैक्ट्री वर्ड होता तो फिर नहीं आता, फिर क्योंकि उसके अंदर चार्ज ही नहीं किए। समझ में आया क्या? तो यहां पे लायबिलिटी इनकर नहीं की उसने। चलिए अब आते हैं इंटरेस्ट। हाँ नेक्स्ट लिखो इंटरेस्ट फॉर डिले पेमेंट। नेक्स्ट लिखो इंटरेस्ट फॉर डिले पेमेंट। आप समझ रहे होगे रिमार्क के लिए ज्यादा स्पेस रखने का, नहीं तो वो लंबा होते जाता है।
ठीक है, प्रॉब्लम, दिमाग के लिए ज्यादा से ज्यादा स्पेस रखना, सो दैट वो आंसर भी हमारा बिल्कुल हार्मोनी में दिखे। देन तो अब मुझे बताओ इंटरेस्ट का क्या होगा, देखता हूं कौन बताएगा। एसक्यूएम लिमिटेड नॉर्मली गिव्स एन इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट 30 डेज, 45 डेज के बाद पेमेंट हुआ, पर एसक्यूएम ने इंटरेस्ट वेव कर दिया, उसने लिया ही नहीं। 15(2) की एडिशन तभी होती है जब एक्स्ट्रा लिया गया हो, अरे है ना, जब एक्स्ट्रा लिया गया हो, नोशनल बेसिस पे ऐड नहीं होता है। आई रिपीट द वर्ड, क्या नोशनल बेसिस पे ऐड नहीं। क्या एसक्यूएम ने एक्स्ट्रा चार्ज किया, क्या नहीं। क्या डेबिट नोट दी, क्या प्रैक्टिकली जाते हैं, प्रैक्टिकली जाते हैं, क्या डेबिट नोट दी, क्या नहीं। क्या जीएसटीआर 1 में अपडेट किया, क्या नहीं। कुछ याद आया ना भाई साहब, जब तक चार्ज ना किया हो, जब तक उसकी डेबिट नोट ना दी गई हो, जब तक बायर ने, समझ में आया ना, पे ना किया हो, तब तक वो ऐड नहीं होगा। आई होप प्रैक्टिकली भी समझ लो, जब डेबिट नोट ही नहीं जाएगी तो किस बात का एडिशन होगा, ठीक है, किस बात का टैक्स आएगा। ओके, तो ऐसे केस में सिंपल वर्ड में, ओके, यहां पे नील लिखो, इंटरेस्ट में नील लिखो, इंटरेस्ट में नील लिखो, रिमार्क क्या आएगा। हाँ, पहले तो हम लिखेंगे, पहले लॉ लिखेंगे, लिखो एज पर सेक्शन 15(2)(d, एज पर सेक्शन 15(2)(d, इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। वेरी गुड, ऑनलाइन भी सही आंसर दे रहे हो बेटा आप सभी लोग, मजा आ गया। इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन is includable in value of supply, includable in the value of supply if it is charged separately, underline, क्या, if it is charged separately, इसको अंडरलाइन करना, full stop. In given case seller has not charged the interest, seller has not charged the interest, hence not includable in the value of supply. Not includable in the value of supply. Then chalo. Next, SQM Limited received 50,000 as a subsidy from one non-government organization on sale of sale machine. Subsidy was not linked to the price. क्या देखा था हमने सब्सिडी के बारे में, वही सब्सिडी ऐड होगी जो लिंक टू द प्राइस है, जो लमसम ब्लैंकेट सब्सिडी है वो ऐड नहीं होती है। चलो लिखो सब्सिडी नील, नील, रिमार्क में लिखो एज पर सेक्शन 15(2)(e, 15(2)(e, only the subsidy, only the subsidy linked to the price, underline the word linked to the price, received from person other than government, received from a person other than government is includable, is includable in taxable value. Full stop. In given case subsidy, in given case there is a blanket subsidy. अच्छा, blanket word याद नहीं आया तो lump sum, ठीक है। In given case there is a blanket subsidy या lump sum subsidy, hence not includable, underline the word not includable in value of supply. ACD Limited deducted discount 15,000 at the time of final payment which was not as per agreement. अच्छा मुझे बताओ फाइनल पेमेंट मतलब पोस्ट सप्लाई है, क्योंकि डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई नहीं, बाद में उसने डिडक्ट किया, और दूसरा नॉट एज पर एग्रीमेंट है। ओके, नॉट एज पर एग्रीमेंट है तो लिखो डिस्काउंट लेस डिस्काउंट नील, लेस डिस्काउंट नील, नील। एज पर सेक्शन 15(3)(b, एज पर सेक्शन 15(3)(b,
पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, ये केयरफुली प्रॉपर लिखना, एज पर सेक्शन 15(3)(b, क्या वर्ड कहा मैंने, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, डिस्काउंट is deductible if following conditions are fulfilled. Following conditions are fulfilled. पहला, first dash, it was agreed at the time of supply. Second, linked to the invoice. And third, ITC, proportionate ITC. ये proportionate समझ में आ रहा है क्या आपको? Proportionate ITC is reverse by recipient. In given case, discount was not agreed at the time of supply, hence not deductible. इतना बढ़िया नोट्स लिखने के बाद कौन है जो आपको मार्क्स नहीं देगा? आईसीआई भी होगी तो भी, या हमारी सीएमए सीएस इंस्टीट्यूट होगी तो भी मार्क्स देंगी, ठीक है, हेंस नॉट डिडक्टिबल, अंडरलाइन। भाई साहब हो गया, 5 मार्क का क्वेश्चन होगा तो 5 आउट ऑफ 5, और अगर ये 8 मार्क्स का होगा तो फिर तो चांदी चांदी आपकी। ओके, टीसीएस रह गया। टीसीएस जो है, टीसीएस, एक मिनट पहले क्लोज कर दो। टीसीएस का नोट मैं नीचे दूंगा। क्यों नोट नीचे दूंगा टीसीएस का? क्योंकि टीसीएस हमारे कहीं पे नहीं आता है, समझ में आ रहा है? टीसीएस का एक सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन है, सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन, इसलिए पहले क्लोज कर दो, निकाल दो टैक्सेबल वैल्यू। आपकी टैक्सेबल वैल्यू 1060 आनी चाहिए, यस और नो? अब टेबल के नीचे नोट लिखो फॉर टीसीएस, एज पर सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन, एज पर सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन। सर अगर टाइम पे नहीं याद आया तो? एज पर प्रोविजन ऑफ जीएसटी लॉ, सर वो भी नहीं आया तो? टीसीएस नॉट टू बी एडेड इन वैल्यू, सर वो भी नहीं याद आया तो छोड़ देना। ओके, एज पर सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन, टीसीएस इज एन इंटरिम लेवी, टीसीएस इज एन इंटरिम लेवी of income tax act, hence not to be added in the taxable value, ठीक है। पर ये जन्मा कहां से? ये जन्मा 15(1)(a से। 15(1)(a) कहता है कि आपको सारे टैक्सेस ऐड करने हैं, पर सीबीआईसी ने कहा कि इवन दो 15(1)(a) ने कहा होगा सारे टैक्सेस ऐड करने हैं, पर टीसीएस ये इंटरिम लेवी है और ये ऐड नहीं होगा। देन अब देखो क्वेश्चनर में मैंने कैसे दिया, क्वेश्चनर में सिंपल 2 चीज ऐड करके दे दी और नोट सारी नीचे लिखी। ये भी एक तरीका आप सॉल्व करने का हो सकता है, हमने दूसरे तरीके से किया, आंसर आपका सेम आना है। हमारे तरीके में हर एडजस्टमेंट का क्लियर एडजस्ट रिमार्क वहां पे है, समझ में आया क्या? चलिए, तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, यहां क्वेश्चन नंबर 16। अब आ जाओ, मैं रिपीट नहीं करूंगा, क्वेश्चन नंबर 17 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाओ, चलो फटाफट आओ, मैं डिस्कस कर लेता हूं, सॉल्व आपको करना है नोट्स के साथ, ठीक है? अभी यहां पे श्री कृष्ण प्राइवेट लिमिटेड, ये भी मॉक टेस्ट पेपर एग्जाम में आया हुआ है एज वेल एज स्टडी मैट में है। ओके, यहां पे श्री कृष्ण प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर सप्लाई furnishes following information relating to goods sold by it to Shri Balram Private Limited. Price of the goods excluding taxes and other charges mentioned in 3, 4 and 5. Sorry, 6 भी है, 3, 5 and 6। एक मिनट, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक्सक्लूडिंग है। एक्सक्लूडिंग है मतलब प्राइस में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है?
तो प्राइस ऑफ द गुड्स, उसके बाद में म्युनिसिपल टैक्सेस, ओके, इंस्पेक्शन चार्जेस, ओके, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम श्री राम ट्रस्ट। अच्छा, श्री राम ट्रस्ट से सब्सिडी मिली, गवर्नमेंट से मिली या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से मिली? सब्सिडी इज डायरेक्टली लिंक टू द गुड्स सप्लाइड। ऐड होगा, नीचे नोट दिया है प्राइस ऑफ द गुड्स इज नेट ऑफ सब्सिडी, मतलब नेट ऑफ सब्सिडी मतलब डिडक्ट करके प्राइस है, डिडक्ट करके प्राइस है। तो मुझे बताओ डिडक्ट कर, अब दो ऑप्शन, ठीक है, ये नोट है और ये नोट नहीं होती। इमेजिनेशन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पावर। अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या करते? पहले तो उन्होंने खुद ही बोला है सब्सिडी नेट ऑफ प्राइस, नेट ऑफ प्राइस है मतलब प्राइस में से सब्सिडी डिडक्ट करके बताइए। अरे है ना, पर ये डिडक्ट होना चाहिए या ऐड होना चाहिए? ऐड होना चाहिए, तो हम सेपरेटली इसको ऐड करेंगे, समझ में आया ना, सेपरेटली इसको ऐड करेंगे। नेक्स्ट, यहां पे अगर ऐसा ये लाइन नहीं होती कि सब्सिडी नेट ऑफ प्राइस, तो फिर हम एजम्पशन लेते, अरे है ना, फिर हम क्या एजम्पशन लेते कि अब हमारा एजम्पशन होता कि प्राइस इंक्लूसिव ऑफ सब्सिडी, प्राइस इंक्लूसिव ऑफ सब्सिडी, तो फिर हम डिडक्ट नहीं करते क्योंकि वैसे भी इंक्लूड करना था। अरे है ना, फिर हम डिडक्ट नहीं करते क्योंकि वैसे भी इंक्लूड। और अगर हम एजम्पशन लेते हैं प्राइस एक्सक्लूसिव ऑफ सब्सिडी, तो फिर ऐड कर देते। ये पॉइंट समझा क्या? पर उन्होंने दे के हमको ज्यादा अच्छे से क्या कर दिया। पहले तो मैंने जो अभी ये नोट नहीं होती तो क्या होता, ये सबको समझा क्या? पहले बताओ, ऑनेस्टली बताओ। ओके, ऑनलाइन समझा क्या? ओके, उसके बाद में भाई साहब थोड़ा रुकना। हाँ, नेक्स्ट अब देखो यहां पे लेट फी, अब देखो आगे क्या कहते हैं, लेट फी फॉर डिले पेमेंट और लेट फी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी बोल दिया उन्होंने, ठीक है। श्री बलराम प्राइवेट लिमिटेड पेड द लेट फी, हाउएवर दीस चार्जेस वर अल्टीमेटली वेव्ड बाय श्री कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड एंड अमाउंट रिफंडेड टू श्री बलराम। फिर से आया वही एडजस्टमेंट, क्या एडजस्टमेंट आया कि उसको वेव कर दिया। वेव कर दिया मतलब ना डेबिट नोट दिया हमने, ना कोई एडजस्टमेंट है, तो वो वैल्यू में ऐड नहीं होगा। वेवमेंट चार्जेस, such charges were paid by Sri Balram Private Limited to Radhe Private Limited on the behalf of Sri Krishna Private Limited। ऐड तो होगा भाई, पर बी में होगा कि सी में होगा? बी में होगा, थर्ड पार्टी पेमेंट है बाय रिसिपिएंट, यस और नो, तो ऐड होगा। कंप्यूट टैक्सेबल वैल्यू। चलो अब सर ये म्युनिसिपल टैक्सेस का क्या होगा? इन्होंने तो दिया ही नहीं, वो प्राइस में है या नहीं है? भाई साहब एक्सक्लूडिंग टैक्सेस बोला है, तो एक्सक्लूडिंग टैक्सेस बोला है मतलब म्युनिसिपल टैक्सेस उसमें से एक्सक्लूडेड है। अरे है ना, तो क्या हमें ये म्युनिसिपल टैक्सेस ऐड करने पड़ेंगे? हाँ, क्योंकि कोई क्वेश्चन पूछ सकता है सर इसमें 3, 4, 3, 5 एंड 6 क्यों दिया, ओके इन्होंने 2 क्यों नहीं दिया? भाई 2 देने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्हें पहले बोल दिया एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। अरे है ना, तो एक्सक्लूडिंग टैक्सेस मतलब ही एक्सक्लूडिंग म्युनिसिपल टैक्सेस है, तो क्या म्युनिसिपल टैक्सेस ऐड करना पड़ेगा? यस और एक बार सारी एडजस्टमेंट फिर से। म्युनिसिपल टैक्सेस कौन सा सेक्शन? 15(2)(a), उसके बाद में इंस्पेक्शन चार्जेस 15(2)(c), इंसिडेंटल चार्जेस। अरे है ना, तो ये 15(2)(c) में ऐड होगा, यस और नो। उसके बाद में सब्सिडी 15(2)(e) में ऐड होगा, डन, तो ये 15(2)(e) में ऐड होगा। उसके बाद में लेट फी ऐड नहीं होगा, एग्जैक्टली सेम नोट जो मैंने पहले वाले प्रॉब्लम में दी, सिर्फ इंटरेस्ट के जगह लेट फी आएगा। अरे है ना, इंटरेस्ट के जगह लेट फी आएगा। वेवमेंट चार्जेस 15(2)(b) में ऐड होगा, दैट्स ऑल। ओके दैट्स ऑल, बाकी तो कुछ नहीं है। होमवर्क दो, कर लोगे? पर प्रॉमिस करो, ठीक है। अगर एक भी स्टूडेंट में क्लास में होमवर्क नहीं किया, स्पेशली फेस टू फेस, ऑनलाइन तो करेंगे मुझे विश्वास है, ठीक है, जो ओडीपीडी में देख रहे हैं वो जरूर करोगे, पर फेस टू फेस में एक भी स्टूडेंट नहीं किया तो पार्टी कैंसिल। हाँ चलो, तो माइक दे। नेट ऑफ सब्सिडी मतलब प्राइस जो है वो सब्सिडी डिडक्ट करके है, तो क्लाइंट ने डिडक्ट करके लाया तो क्लाइंट पे चिल्ला, डिडक्ट करके क्यों लाया? वो तो ऐड होता है। तुझे लॉ बिल्कुल नहीं पता, तो वो कहेगा भाई साहब नहीं पता, मैंने नेट करके लाया, नेट करके लाया, तो अब लॉ मुझे पता है, ऐड कर वो। अरे है ना, क्यों ऐड कर? क्योंकि वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से और लिंक टू द प्राइस, और उसको अकाउंटेंट को बोल कि अगली बार ऐसी नालायकी नहीं करना। अरे समझा नहीं समझा? हाँ, तो वो नेट ऑफ सब्सिडी का मतलब क्लाइंट डिडक्ट करके लाया है, उसको नहीं पता कि उसको ऐड करना है या डिडक्ट करना है, वो डिडक्ट करके लाया, तो वो डिडक्ट मत कर, वो 15(2)(d) में वो ऐड होगा। ये समझ में आया? ओके नेक्स्ट,
18 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 19 पे आओ। चलो फटाफट देखो, यहां पे आपको जीएसटी के कैलकुलेशन भी करना है। आपको यहां पे नमो शंकर, सभी ध्यान से पढ़ना, नमो शंकर और ये जो सीए इंटर आरटीपी नवंबर 21 का है, एग्जाम में आ सकता है। नमो शंकर लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लायर इन मुंबई महाराष्ट्र हैज सप्लाइड गुड्स टू नारद ट्रेडर एंड नंदी मोटर्स लिमिटेड। एक मिनट, किसको किसको सप्लाई कर रहा है? नारद एंड नंदी मोटर्स, लोकेटेड इन अहमदाबाद गुजरात एंड महाराष्ट्र। हमारा बंदा कहां का है? चलो इमेजिन करो एग्जाम में आया है, आप रफ वर्क कर रहे हो। चलो करो करो मेरे साथ, रफ वर्क कर रहे हो, रफ वर्क कर रहे हो। सप्लायर लिखो, सप्लायर शॉर्ट में एनएस, एनएस मतलब नमो शंकर, एनएस कहां का है? ब्रैकेट में लिखो एमएच, ब्रैकेट में लिखो एमएच, एमएच मतलब महाराष्ट्र। ठीक है, हाँ नेक्स्ट बायर, बायर कहां के? दूसरा है एनटी और एनएम। एनटी कहां का है? गुजरात। और एनएम कहां का है? महाराष्ट्र। लिखो एनटी एनएम महाराष्ट्र का है। ठीक है, नमो शंकर लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर करंट मंथ। प्राइस ऑफ द गुड्स एक्सक्लूडिंग जीएसटी, यहां पे एक्सक्लूडिंग टैक्सेस बोला या एक्सक्लूडिंग जीएसटी बोला होंगे, पढ़ते वक्त पूरा ख्याल। ठीक है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी नारद ट्रेडर्स को है, एनटी को है 10 और एनएम को है 30। समझ गया आपको? और नीचे जीएसटी भी दिया हुआ है, रेट्स भी दिए, मतलब आपके कॉलम्स बनने वाला है, मतलब रिमार्क सिर्फ नोट के लिए आने वाला है। अरे है ना, और इंट्रा भी है और इंटर भी है। ओके, मतलब आपका पहला कॉलम टैक्सेबल पर्टिकुलर्स, टैक्सेबल वैल्यू, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और रिमार्क शॉर्ट जिसमें नोट देंगे। अरे है ना, चलो प्राइस ऑफ द गुड्स, उसके बाद में पैकिंग चार्जेस कितना दिया है? पैकिंग चार्जेस 500, कमीशन 500 एक्स्ट्रा लगा है, क्या ऐड होगा क्या? यस और नो? ऐड होगा। उसके बाद में वेवमेंट चार्जेस, अरे बोलो वेवमेंट चार्जेस भाई साहब 15(2)(c कहता है एनी अमाउंट, एनी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। अरे समझाया क्या? वो नाम कुछ भी हो, एनी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ सप्लाई, क्या ऐड होगा? तो ये 15(2)(c, ये भी 15(2)(c, ये भी 15(2)(c। डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, रिकॉर्डेड इनवॉइस डिडक्ट होगा 15(3)(a इमीडिएट दिया गया। Atom given in point 2 and 5, अच्छा 2 and 5 have not been considered while arriving the price of the goods given one above. Compute the, अच्छा atom sorry 2 to 5 लिखा है, सॉरी 2 to 5, यानी पांचों आइटम के इफेक्ट प्राइस में नहीं दिए। मतलब क्या? मतलब ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है। समझ में आया? उन्होंने खुद ही बोल दिया प्राइस में। तो नेक्स्ट कंप्यूट जीएसटी लायबिलिटी। एक मिनट, आपको वैल्यू निकालना है कि जीएसटी लायबिलिटी निकालना है? ऑफ नमो शंकर लिमिटेड for the given month, assume rate of taxes to be as under. Okay, rate of taxes CGST, SGST और IGST. Make a suitable assumption wherever necessary. आपको अगर assumption लेना रहा तो आप ले सकते हो। Supply made to नारद is interstate supply. नारद को जो किया गुजरात में वो सप्लाई इंटरस्टेट माना जाएगा। चलिए एक रफ में टेबल का स्ट्रक्चर डिजाइन करो, रफ में डिजाइन करो, जो मुझे रफ में, फेयर में नहीं, रफ में डिजाइन करो। क्या गलती हो सकती है मैं बताता हूं। आई रिपीट, फेयर मत करना, रफ डायरी में निकालना, नहीं तो लास्ट पेज पे निकालो। रफ डायरी नहीं होगी तो लास्ट पेज पे निकालो। हाँ, रफ में क्या करोगे आप? क्या क्या किया आपने रफ में? रफ में आपने किया पर्टिकुलर्स, टैक्सेबल वैल्यू, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आखिरी में रिमार्क्स। अच्छा, इसमें अब गड़बड़ देखो क्या हो गई। गड़बड़ ये हो गई, तुमने बना लिया ये टेबल, अब गड़बड़ होगी कि इसमें 2 सेल है। देखो देखो टेबल में 2 सेल है, किसको सेल है? यानी आपको टैक्सेबल वैल्यू जो है, सुनो, टैक्सेबल वैल्यू किसका दिया है? नारद का भी दिया है, नंदी का भी दिया है, और यहां 2 सेल है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो अब भाई साहब दोनों के, हाँ ध्यान से सुनिएगा। तो अब यहां पे आपको 2 तरीके हैं, मतलब टेबल ये गड़बड़ कर आपने बिना सोचे समझे कर लिया। ओके, इसलिए मैं रफ में डिजाइन करना, फिर देखना कि अरे यार मैं लिखूंगा कैसे। अगर मैं लिखने जाऊंगा और मैं लिखूंगा सेल प्राइस टैक्सेबल वैल्यू, मुझे प्रेजेंटेशन में अलग अलग बतानी है। समझ में आया क्या? प्रेजेंटेशन में मुझे अलग, जबकि कॉलम तो एक ही बनाया टैक्सेबल वैल्यू का। ये समझ में आया? तो ऐसे सिचुएशन में एक तो चीज ऐसी हो सकती है कि आप
जैसा पहला लिखोगे, पहला लिखोगे सेल प्राइस, क्या लिखोगे? सेल प्राइस। और इनर कॉलम में, इनर कॉलम में नारद का कितना है, फिर इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा नारद ट्रेडर्स कितना, 10,000। और दूसरा क्या लिखना पड़ेगा, नंदी मोटर्स, नंदी मोटर्स कितना, 30,000 पर। अब प्रॉब्लम क्या है, आप कहोगे कि यहां पे मैं टोटल बाहर 40,000 लिख दूं। देखो आने वाले प्रॉब्लम्स में 40,000 आप लिख नहीं सकते बाहर। ओके, क्यों नहीं लिख सकते बाहर 40,000? क्यों? क्योंकि एक पे इंटरस्टेट है, दो पे इंट्रास्टेट है। तो फिर आप इनर कॉलम में नहीं, बेटर आप कहां पे लिख दो, यहां पे, या टैक्सेबल वैल्यू में 10,000 और दूसरा क्या 30,000। 10,000 का क्या लिख जाएगा, आईजीएसटी, और इसका क्या सीजीएसटी और एलजीएसटी निकलेगा। यस और नो? एक तरीका ऐसा है। फिर इसमें कभी कभी क्या आपको बार बार दो दो अलग अलग लिखने पड़ेंगे, यानी हर एडजस्टमेंट में दो, हर एडजस्टमेंट में दो, हर एडजस्टमेंट में दो। इससे दूसरा अच्छा एक टेबल, वो क्या कहते हैं कि यहां पे पहले वो टेबल मत लो, पहले यहां पे दो अलग अलग टेबल निकालो। दो अलग अलग टेबल मतलब एक टैक्सेबल वैल्यू का, अरे समझ में आया क्या, और एक टैक्सेबल वैल्यू का, और दूसरा उसके नीचे जीएसटी लायबिलिटी ले लो, क्योंकि रेट तो एक ही है ना। मतलब कैसा, उससे अच्छा टेबल। ये देखो सीखने जैसी बात है, ध्यान देना इधर। मतलब क्या कि आपने वो जीएसटी के कॉलम यहां लेने के बजाय आपने यहां सिर्फ क्या लिया, नारद ट्रेडर्स और नंदी मोटर्स। समझ में आया क्या, नारद ट्रेडर्स एंड नंदी। पहले इसकी टोटल क्या निकाल ली, टैक्सेबल वैल्यू, और नीचे फिर आईजीएसटी केस में आईजीएसटी, सीजीएसटी केस में सीजीएसटी निकाला। ये भी प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छा है। ये देखना कि मेरा टाइम किस में बच सकता है। समझ में आया क्या? मैं कहूंगा ये टेबल में हर चीज दो दो बार लिखनी पड़ रही है, तो हमारे फॉर्मेट में टाइम ज्यादा लग सकता है, ये फॉर्मेट में टाइम कम लगेगा। आई होप यू अंडरस्टूड, यस और नो? चलो ये फॉर्मेट में लिखते हैं, और नोट्स जो है फिर नीचे लिखेंगे। चलो, पर इनर कॉलम में हम नोट्स लिख देंगे, ये समझाए। मैं फॉर्मेट के भी लॉजिक दे रहा हूं, इतना डेप्थ लेवल तक आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं पहले कह रहा हूं। ओके, डन, अंडरस्टूड? ओके, तो चलिए लिखो कॉम्पिटिशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी, कॉम्पिटिशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी। जीएसटी लायबिलिटी, ये फॉर्मेट ज्यादा बेटर। अच्छा मुझे बताओ ये फॉर्मेट में क्यों ले पाया, क्योंकि रेट कॉमन थे। अगर रेट्स अलग अलग होते तो फिर हमारा ही फॉर्मेट ज्यादा बेटर होता। नहीं समझा आप? रेट्स अगर अलग अलग होते तो फिर हमारा फॉर्मेट ज्यादा बेटर था। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, तो चलिए कॉम्पिटिशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी लिखते जाओ, पर्टिकुलर्स, और यहां पे क्या लिखोगे, नहीं लिखना होगा तो ऐसा लिखोगे, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ नारद ट्रेडर्स इन रुपीज एंड, नहीं वैल्यू लिखो ही मत। ओके, नारद ट्रेडर्स एंड नंदी मोटर्स, अमाउंट इन रुपीज। नारद ट्रेडर्स एंड नंदी मोटर्स, अमाउंट इन रुपीज। चलो सॉल्व करो। प्राइस ऑफ द गुड्स, अब क्वेश्चन से लेते जाओ। प्राइस ऑफ द गुड्स ऐसे ही लो, प्राइस ऑफ द गुड्स कितना है, 10,000 और क्या 30,000, 10,000 एंड 30,000। उसके बाद में पैकिंग चार्जेस क्या ऐड हो गए, ब्रैकेट में नोट 2 देखना, पहले नोट 1 प्राइस ऑफ द गुड्स को दो, ब्रैकेट में नोट 1 प्राइस ऑफ द गुड्स को दो, और पैकिंग को नोट 2 दो, नोट 1, ये नोट 2। अच्छा नोट 2 में मैं तीनों ले लूं, तीनों इंसिडेंटल है ना, मैं बार बार क्यों लिखूं, अरे समझ में आया ना? तो मैं नोट 2 में तीनों ले लूंगा, क्योंकि तीनों एक ही नोट है, 15(2)(c) की। डन, तीनों ऐड करो फटाफट। हाँ, उसके बाद में डिस्काउंट डिडक्शन मिलेगा ना। मैं ये कह रहा हूं कि मेरा क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किया तो उसके बाहर आने के बहुत कम चांसेस है। ठीक है, तो मैं आपसे अब मोस्टली क्वेश्चनर ही सॉल्व करवाऊंगा, क्लास में भी और बाद में भी आपको वही करना है। ठीक है, चलो तो अब यहां पे और मैं ये आप सबको कह दूं, अदर क्लासेस के कंपैरिजन में हमको थोड़ा ज्यादा टाइम लगा तो भी चलेगा, पर मैं आपको गारंटेड कहता हूं आपका रिवीजन का बहुत सा टाइम बचा लिया मैंने। ठीक है, बहुत सा टाइम बचा दूंगा, मेरी गारंटी। यानी आपको जीएसटी ऐसा लगने लगेगा कि बस चार्ट पढ़ लो, क्वेश्चन देखो, मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, तो नाउ यहां पे डन, डिस्काउंट का डिडक्शन दिया,
हो गया, निकल गई टैक्सेबल वैल्यू कितनी आई 11,000 एंड 31,000 आ गया, निकाल लो आईजीएसटी। अब लिख लो वहां पे आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। जो भी नोट नंबर आएगी आपकी, ये नोट कॉपी मत करना। डिस्काउंट के लिए आपकी नोट नंबर 2 आई हो, 3 आई होगी, यस और नो। और फिर इसके लिए नोट आपकी नोट 4 आएगी, आपके नोट्स में नोट 4, और ये दोनों के लिए नोट 5 आएगी। डन, चलो अब नोट्स लिखो फटाफट। मैं पहली नोट में डिक्टेट कर रहा हूं, लिखना। पहली नोट बताओ क्या लिखने वाला हूं मैं। जब भी मैं लिस्ट प्राइस या एक्चुअल प्राइस ले रहा हूं तो मैं किसके बेस पे ले रहा हूं एक्चुअल प्राइस? 15,1। समझ में आया ना? 15,1। अच्छा मुझे बताओ, चलो ये प्रॉब्लम के साथ खेलते हैं, थोड़ा खेलते हैं। ओके, यहां पे दिया होगा एक्चुअल प्राइस, सुनना, यहां पे एक्चुअल प्राइस 1030 और प्रॉब्लम में दे दिया ऑर्डिनरी प्राइस 1540। आपको दो प्राइस दे दिया, एक्चुअल प्राइस कितना 1030 एंड ऑर्डिनरी प्राइस 1540। तो आप दोनों में से कौन सी प्राइस लोगे? एक्चुअल प्राइस। अगर आपको दिया एक्चुअल प्राइस 1030, एक्चुअल प्राइस इन इनवॉइस एंड एमआरपी 2040, एक्चुअल प्राइस असेसमेंट एमआरपी के बेसिस पे नहीं होता है। वॉट एवर यू चार्ज इन इनवॉइस, समझ में आ रहा है? वॉट एवर यू चार्ज इन इनवॉइस दैट शुड बी एक्चुअल प्राइस। अगर रिटेलर एमआरपी लगा रहा है कस्टमर को, सुनना वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिटेलर अगर एमआरपी लगा रहा है कस्टमर को तो उसको इनवॉइस बैकवर्ड्स ही करना पड़ता है। नहीं समझा? जब वो इनवॉइस देगा ना तो इनवॉइस इनटू 18 डिवाइडेड बाय 118। क्यों? क्योंकि एमआरपी इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। नहीं समझा? तो जब वो इनवॉइस बनाएगा तो एमआरपी बेसिस पे नहीं बनाएगा, बैकवर्ड करके बनाएगा। अरे समझा या नहीं समझा? हाँ, आई होप यू अंडरस्टूड। अगर टैक्स इनवॉइस देना है तो उसको, यानी समझ लो कोई प्रोडक्ट की एमआरपी 10,000 है, मैं बताता हूं, चलो लो कैलकुलेटर। कोई प्रोडक्ट की एमआरपी 10,000 है और मेरी शॉप है इलेक्ट्रॉनिक शॉप जिसके ऊपर एमआरपी कितना है 10,000 और मैं आपको कितने बेच रहा हूं 10,000 में, तो मुझे टैक्स इनवॉइस बना के देना है आपको। तो बताओ टैक्स इनवॉइस प्राइस 10,000 लिखूं या बैकवर्ड करना पड़ेगा? बैकवर्ड। रेट है 18%। रेट है 18% मतलब क्या? तो 10,000 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 118 कितना आई? 1525। ये टैक्स हुआ, 1525 ये टैक्स हुआ। वैल्यू क्या आएगी? 10,000 माइनस 1525, 8475। तो मेरा बिल कैसे बनेगा? आप खड़े हो तो मैं आपको एमआरपी टैली करके दूंगा। कैसे टैली करके दूंगा? वैल्यू 8475 और जीएसटी 15, टोटल इक्वल्स टू एमआरपी। टोटल इक्वल्स टू एमआरपी। ये समझाया नहीं समझा? तो जो भी एमआरपी पे सेल करते हो बैकवर्ड से कैलकुलेशन करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो आपको असेसमेंट करते वक्त एमआरपी नहीं लेनी है, आपको असेसमेंट करते वक्त ऑर्डिनरी प्राइस नहीं लेनी है, आपको असेसमेंट करते वक्त प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। समझ में आया ना? नहीं, मैं सच में बताऊं ना, डीटी आईडीटी और लॉ में मैं इतना खेलता था। अगर ऐसा होता तो आई गॉट 81 इन आईडीटी, 78 इन डीटी एंड 76 इन लॉ इन सीए फाइनल। ओके, मैं बहुत खेलता कि अलग अलग पैरामीटर पे ऐसा होता तो कैसा होता। ओके, बाकी मत पूछो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20। 2 मिनट। क्वेश्चन नंबर 20 पे आओ। नोट्स, हाँ सॉरी नोट्स रहेगा ना? कौन सी नोट्स लिखी आपने? कोई नहीं। अच्छा पहली नोट लिखो फटाफट। चलो पहली नोट लिखो, नोट नंबर 1 लिखो। ये तो आपने लिखना चाहिए पहली नोट, तो लिख लिया। देखो कितने स्टूडेंट ने तो लिख लिया, नालायक को। लिखो 15 वाली, 15 वाली नोट आप ही लिखो। सब नालायक भरे हुए हैं, सब ये सब सर करवा देंगे। सिर्फ आपको चांस मिले तो, और ये भी इंस्टीट्यूट चांस देगी सर आंसर शीट लिख के देंगे तो ये भी ले लोगे आप ऑप्शन। हाँ ये भी ऑप्शन, सब नालायक भरे हुए। 15(1) का आप लिखो नोट नंबर 1। क्या नोट था हमारा? वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी ट्रांजैक्शन वैल्यू, दैट इज प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल। समझ में आया क्या? दैट इज प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल। दूसरा, सेकेंड नोट,
नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, हाँ लिखो, एज पर सेक्शन 15(2)(c, एनी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, अब यहां जरूर लिखो इंक्लूडिंग पैकिंग एंड कमीशन, वो वर्ड क्यों क्यों, क्योंकि दिया है यहां पे, अरे है ना, एक्चुअल लॉ में वर्ड है इंक्लूडिंग पैकिंग एंड कमीशन, तो यहां लिखो क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस है, इंक्लूडिंग पैकिंग एंड कमीशन। ओनली पैकिंग कहा है कि इंक्लूडिंग बोला मैंने, मतलब अदर कुछ हो गया तो वो भी ऐड हो गया, इंक्लूडिंग पैकिंग एंड कमीशन is to be sorry, any incidental expenses including packing and commission charged by the seller to the क्या, to the buyer at the time of supply is to be added in taxable value, is to be added in taxable value. Done. Hence कौन कौन से चार्जेस ऐड किए हमने, पैकिंग, कमीशन एंड वेवमेंट चार्जेस, हेंस पैकिंग, कमीशन एंड वेवमेंट चार्जेस includable in taxable value और added in taxable value. नोट नंबर 3 क्या आएगा, डिस्काउंट, आप लिखो डिस्काउंट, ये पोस्ट सप्लाई या प्री सप्लाई है, एट द टाइम ऑफ, है ना, तो चलो लिखो आप, सर कैसे लिखना, पहले लिखा के दिए मैंने, चलो एज पर सेक्शन 15(3), चलो लिखो एज पर सेक्शन 15(3), any discount given before or at the time of supply, any discount given before or at the time of supply, at the time of supply is deductible from value of supply provided that, क्या लिखने वाला हो बोलो, provided that क्या लिखने वाला हो, it is recorded in invoice, provided that it is recorded in invoice, डन, रिकॉर्डेड इन इनवॉइस। उसके बाद में और कोई नोट नहीं, आईजीएसटी क्यों लगाया, लिखो नेक्स्ट, नोट नंबर 4, गुड्स सोल्ड बाय नमो शंकर लिमिटेड टू नारद ट्रेडर्स, गुड्स सोल्ड बाय नमो शंकर लिमिटेड टू क्या, नारद ट्रेडर्स is interstate supply, hence क्या, IGST is payable, second, goods sold by Namo Shankar Limited to Nandi Motors Limited, goods sold by Namo Shankar Limited to Nandi Motors Limited is intrastate supply, and hence CGST and SGST is payable. चलो 5 मिनट रुको, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20 पे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये आरटीपी में पूछा गया क्वेश्चन है, यहां पे क्वेश्चन नंबर 20 देखो, अरे यार जस्ट मिनट बेटा, मेरे पर भी सारी चीजें कवर करने का, आप मेरे पे भी टेंशन है, आप समझो, ओके, आपका कोऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और यहाँ पे कमल बुक डेपो, होलसेलर ऑफ स्टेशनरी आइटम, सभी ने पढ़ना मेरे साथ,
होलसेलर ऑफ स्टेशनरी आइटम। हाँ मैं ये बता दूं, इसके बाद भी अगर कोई मेरे पास नालायक आ जाए सिर्फ ये पूछने के एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है, सिर्फ पूछने आ जाए मेरे साथ, ओके। कमल बुक डेपो, ओके ये देखो ये ऑनलाइन वाले पूछ रहे हैं अभी भी सर एग्जाम में क्वेश्चन आते, उनको पता है खींच के दे नहीं सकता। हाँ तो कमल बुक डेपो होलसेलर ऑफ स्टेशनरी आइटम रजिस्टर्ड इन मुंबई। एक मिनट, कमल बुक डेपो कहां का है? मुंबई। हैज रिसीव्ड ऑर्डर फ्रॉम सप्लाई स्टेशनरी आइटम वर्थ ₹2 lakhs। अच्छा कब ऑर्डर मिली? 12 नवंबर 20XX को ऑर्डर मिला फ्रॉम अनदर लोकल रजिस्टर्ड डीलर मिस्टर मेहता मुंबई, ठीक है। कमल बुक डेपो चार्ज द फॉलोइंग एडिशनल एक्सपेंसेस फ्रॉम मिस्टर क्या? मेहता। एडिशनल मतलब इन एडिशन टू 2 lakhs। पैकिंग चार्जेस ऐड होगा, फ्रेट एंड कार्टेज यस, ट्रांजिट इंश्योरेंस यस, एक्स्ट्रा डिजाइनिंग चार्जेस यस, ये सब यस आएंगे 15(2)(c) में, एक ही नोट आएगी। अच्छा टैक्सेस म्युनिसिपल अथॉरिटी यस ऐड होगा, एक हम हमारी तरफ से नोट डाल देंगे, वी अज्यूम दैट इट इज चार्ज एक्स्ट्रा, क्योंकि कुछ लिखा नहीं है, देखते लिखा होगा नीचे तो ठीक है, समझ में आया क्या? तो ये भी ऐड होगा 15(2)(a) में, 1 नहीं 15(2)(a) में। द गुड्स वर डिलीवर्ड टू मिस्टर मेहता ऑन 14 नवंबर। कब डिलीवर किया? 14 नवंबर को, ठीक है। अब यहां पे सिंस मिस्टर मेहता was satisfied with the quality of goods, he made a payment of goods the same day and simultaneously placed another order on Kamal Book Depot of stationery item amounting to क्या? 10 lakhs। बाप रे, satisfied हो गया तो another order दे दी 10 lakhs की, to be delivered in the month of December 20XX। कब डिलीवर करना है? दिसंबर। On receipt of second order, Kamal Book Depot allow a discount of 20,000 on the first order placed by Mr. Mehta। एक मिनट, बहुत ही अच्छा एडजस्टमेंट है। क्या हुआ कि पहले बेचा माल, उसको पसंद आया, बेचते वक्त कुछ अग्रीड नहीं था, अरे है ना, बेचते वक्त कुछ अग्रीड नहीं था। जब उसने दूसरा ऑर्डर दिया तो इसने पहले ऑर्डर का भी डिस्काउंट बाद में दिया, नहीं समझा आप? पहले ऑर्डर का डिस्काउंट बाद में दिया मतलब, तो मुझे बताओ ये 20,000 डिस्काउंट सेकंड ऑर्डर का है या फर्स्ट ऑर्डर का दिया? फर्स्ट ऑर्डर का दिया। कंप्यूट जीएसटी लायबिलिटी ऑफ कमल बुक डेपो फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। आपको दिसंबर की नहीं निकालना है, नवंबर की निकालना है। अज्यूमिंग द रेट ऑफ जीएसटी ऑन द गुड सप्लाई 9% ईच। पहले केस में तो डिस्काउंट का डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं मिलने वाला है? क्योंकि वो एग्रीड नहीं था, बाकी प्रॉब्लम में कुछ पड़ा नहीं है, अरे है ना। मेन नोट है आपकी डिस्काउंट की इसमें मिलने वाला नहीं है। इज इट क्लियर? उसके बाद में ओके, वुड योर आंसर डिफर इन would your answer be different if expenses 1 to 5 given above table are already included in the price? वाह, अगर वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है 1 to 5 तो कुछ भी ऐड नहीं होगा और डिस्काउंट का भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओके, डिस्काउंट का भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद में ऑल अमाउंट गिवन अबव एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। ओके, कमल बुक डेपो एंड मिस्टर मेहता आर नॉट रिलेटेड पर्सन एंड प्राइस इज सोल कंसिडरेशन। ओके, पेमेंट एंड इनवॉइस फॉर सेकंड ऑर्डर विल आल्सो बी मेड इन द मंथ ऑफ क्या? दिसंबर। पर हमें नवंबर की लायबिलिटी पूछी थी। ओके, नोट्स आप लिखोगे, ये आपके लिए क्या बेटा? होमवर्क। ये आपके लिए क्या रहेगा? होमवर्क। डन। ओके, जस्ट 2 मिनट्स पर ये कर पाओगे आप? अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, जस्ट 2 मिनट्स, लास्ट क्वेश्चन बचा है नंबर 21, बस एक ही बचा। हो गया, आंखें बंद करो, हो गया, आंखें बंद करो, हो गया ठीक है, हो गया। बचपन में इंजेक्शन लिया ना आपने। ओके देखो क्वेश्चन नंबर 21। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, 1 मिनट। XYZ प्राइवेट लिमिटेड, देखो हो गया देखो। हाँ तो XYZ प्राइवेट लिमिटेड provided the following particulars relating to goods sold by to ABC Private Limited. List price exclusive of taxes and discount। 1 मिनट, exclusive of taxes ये तो समझा, exclusive of discount का मतलब discount is not considered। समझ में आया ना? discount is not considered, discount considered नहीं हुआ है, ठीक है। tax levied by municipal authority on sale of goods, क्या ऐड होगा? प्राइस एक्सक्लूसिव है ना, तो क्या ये ऐड होगा? एडेड। हाँ, अब हम नोट डाल देंगे, एजम्पशन ले लेंगे कि इट इज चार्ज एक्स्ट्रा, हमारी तरफ से पॉजिटिव एजम्पशन कि इट इज चार्ज एक्स्ट्रा, तो एडेड किसमें? 15(2)(a) में। पैकिंग चार्जेस नॉट इंक्लूडेड इन लिस्ट प्राइस 15(2)(c। सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम एनजीओ डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस इंक्लूडेड इन द लिस्ट प्राइस। हाँ ये बताओ, ये इंक्लूडेड है लिस्ट प्राइस में? अच्छा, एनजीओ से मिला, लिंक टू द प्राइस है, क्या ऐड होता? और ये ऑलरेडी एडेड है,
ऑलरेडी एडेड है तो इसको डिडक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, और इसको सेपरेट ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ऑलरेडी एडेड है, अच्छा अकाउंटेंट है, समझ में, ऐड करके लाया, तो ये किस में ऐड होगा? नहीं नहीं, ऐड मतलब डैश आएगा, यहाँ नील वर्ड नॉट लिखना, यहाँ पे डैश लिखना, यहाँ पे डैश आएगा, नील नहीं आएगा। समझ में आएगा? और क्या लिखोगे कि ऐड होता है और ऑलरेडी एडेड, हेंस सेपरेट एडिशन इज नॉट मेड। समझ में आया? उसके बाद में paid to one of the vendor by ABC Limited in relation to such service provided to by the vendor of XYZ Limited, ये थर्ड पार्टी पेमेंट है, तो क्या 15 बी में ऐड होगा? यस। XYZ प्राइवेट लिमिटेड ऑफर 2% टर्नओवर डिस्काउंट on the list price after reviewing the performance of ABC Private Limited. Discount was not known at the time of supply. मुझे बताओ, डिस्काउंट आप ये मानते हो कि अगर एग्रीड होगा, आई रिपीट, अगर वो एग्रीड होगा तो डिडक्शन मिलेगा। कौन से मंथ में डिडक्शन मिलेगा? जो मंथ में डिस्काउंट दिया गया। पर अब आपके ऊपर है कंफर्टेबल एजम्पशन क्या लेना। ओके, ये इसमें इन्होंने ओके जो ईयर इन टर्न और डिस्काउंट में कंफर्टेबल एजम्पशन यही लिया कि नॉट डिडक्टिबल। नॉट डिडक्टिबल मतलब नॉट एग्रीड। समझ में आया क्या? नॉट एग्रीड, ये कुछ याद आया क्या आपको? और तो आपने कंफर्टेबल एजम्पशन वही लेना है कि नॉट अग्रीड। हाँ, अगर आप एजम्पशन लेते हो क्या अग्रीड, तो आपको डिडक्ट करना पड़ेगा और नोट देना पड़ेगा कि भाई वो अग्रीड था, लिंक टू द इनवॉइस था, और बायर उसका आईटीसी रिवर्स करना है। समझ में आ रहा है? ओके, उसके बाद में एबीसी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड डिले पेमेंट एंड पेड 5,000 इंक्लूडिंग जीएसटी। इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट इंक्लूडिंग जीएसटी एज अ इंटरेस्ट डिटरमाइन। अच्छा, डिले पेमेंट इंटरेस्ट है, तो क्या ये इंटरेस्ट 15 बी में ऐड होता है? वो पेड भी हुआ है, वो नहीं हुआ है। अरे आया ना, पेड हुआ है तो क्या ये इंटरेस्ट ऐड होगा? यस। तो अब यहां पे एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इंटरेस्ट ऐड करोगे, अच्छा इंटरेस्ट वैल्यू में ऐड करते वक्त आप पूरा ऐड करोगे या जीएसटी हटा के ऐड करोगे? जीएसटी हटा के ऐड करोगे क्योंकि आप वैल्यू निकाल रहे हो। अरे आया ना, तो आपका फॉर्मूला आएगा 5,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 118। ये समझा क्या? तो वो वैल्यू में ऐड होगा और आपको जीएसटी नहीं निकालना है, आपको टैक्सेबल वैल्यू निकाल। दिस एडजस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस एडजस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया? इंटरेस्ट, एक मिनट, मैंने क्या दो मिनट ध्यान से, सभी लोग ध्यान से। इंटरेस्ट अगर वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी नहीं भी लेते तो भी मैंने लिखा के दिया है डिफॉल्ट एजम्पशन इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। अरे कुछ याद आया क्या? अगर इन्होंने दिया अच्छी बात है, पर अगर ये नहीं भी देते तो भी डिफॉल्ट एजम्पशन मैंने लिख के दिया है। आपको क्या लेना है? इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट का आपको इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी लेना था। और आप वैल्यू कैसे निकालोगे इंटरेस्ट की? वैल्यू कैसे? अगर वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है तो इंटू 100 डिवाइडेड बाय 118। ये समझा क्या? तो 5,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 118। इज इट क्लियर? तो वो वैल्यू हमें सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू निकाल के देना है, जीएसटी निकालना नहीं है। ओके, यहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट से होने वाली मिस्टेक, जब वो यहां निकालते तो इंटू 18 डिवाइडेड बाय 118 करते हैं। हम जीएसटी नहीं निकाल रहे, हम क्या निकाल रहे हैं? वैल्यू निकाल। दूसरा, एक नोट जरूर देना, इवन तो आप वैल्यू में ऐड कर रहे हो, आई रिपीट, इवन तो आप वैल्यू में ऐड कर रहे हो, लेकिन नोट देना कि ऑन दिस इंटरेस्ट जीएसटी इज पेबल इन अ मंथ। क्या लिखो? एक नोट देना, ऑन दिस इंटरेस्ट जीएसटी इज पेबल इन अ मंथ इन विच इंटरेस्ट इज रिसीव्ड। मतलब आप वैल्यू में तो ऐड कर दोगे, कमन, आप वैल्यू में तो ऐड कर दोगे, पर नोट दोगे कि इसका टैक्स अभी नहीं दिया जाएगा, इसका टैक्स उस मंथ में दिया जाएगा जिस मंथ में इंटरेस्ट इज रिसीव्ड। कुछ समझा कि नहीं समझा? यस, वो नोट आप दोगे। ओके, तो ये जो था, ये यहां पे क्वेश्चन था, इसमें मेन एडजस्टमेंट बेटा किसकी थी? इंटरेस्ट की। ठीक है, इंटरेस्ट केस में डिफॉल्ट एजम्पशन आपको लेना है क्या? इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। और मैंने ये भी लिखा के दिया है, लेट फी और पेनल्टी होगी तो डिफॉल्ट एजम्पशन एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। इज इट क्लियर? जब तक वो कुछ ना बोले। ओके, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर, और वो चैप्टर था वैल्यू ऑफ सप्लाई विथ ऑल इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। ठीक है, चलो यहां पे